ओम प्रकाश राजभर के संपर्क में मोदी के करीबी नेता, सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ी खबर है ये। ओम प्रकाश राजभर से बीजेपी की चल रही है बातचीत। उमेश जी, इस पर क्या जानकारी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जो छोटी छोटी पार्टीज हैं या जो अलायंस हैं और जो ये वाला वोट बैंक है, इसके दम पर एक बहुत बड़ा जाल बुना था यूपी ने, बीजेपी ने। जी बिल्कुल निशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में जिस तरीके से बीजेपी ने नंबर लाए थे, एक बड़ा नंबर था और इसमें उनके सहयोगियों का भी खासा योगदान था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में ओम प्रकाश राजभर अलग जरूर हो गए थे, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के एक बड़े नेता जो कि मोदी के करीबी हैं, पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनको लेकर के तमाम अटकलें भी लगाई जा रही हैं, वो संपर्क में है ओम प्रकाश राजभर के। क्योंकि राजभर की बिरादरी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 3% है, लेकिन अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो 12 से 13% हर जिले में उनकी तादाद है। तो ऐसे में उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर जब अलग हुए थे तो राजभर बिरादरी से एक बड़े नेता अनिल राजभर का जो कद है, जो मंत्री पद है, वो भी बढ़ाया गया था। उनको जिम्मेदारी भी दी गई थी राजभर वोट को साधने की, लेकिन उस तरह से बात नहीं बन पाई। और शायद यही वजह है कि एक बार दोबारा संपर्क किया जा रहा है ओम प्रकाश राजभर से, और जिस तरीके से अपना दल और निषाद पार्टी के साथ उनका गठबंधन रहा है, इस तरीके से एक बार फिर सहयोग लेने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, पॉइंट टेकन। शलभ जी, एक अब मैं कुछ कठिन सवाल पूछ रहा हूं, जवाब आपकी मर्जी, आप कैसे दें, मैं आप लोगों की मजबूरियां भी समझता हूं। सीधे सीधे पार्टी में जो डिस्कंटेंट दिखाई दे रहा है और जिसके कई एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये सब नहीं होता तो अपना दल की नेता योगी जी से मिल रहे होते, अमित शाह जी से नहीं मिल रहे होते, राजभर जी से ऐसे संपर्क नहीं किया जा रहा होता। AK शर्मा जी की बात की जाए, इतने दिनों तक उनके पास कोई मतलब मंत्री पद नहीं है, कुछ नहीं है। क्या ये समझा जाए इस डिस्कंटेंट जो नाराजगी है या जो जिस तरीके से मायूसी है, उसको दूर करने के लिए हम जल्द ही कैबिनेट एक्सपेंशन में कई सारे परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं? निशांत जी, देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा कि नाराजगी की जो खबरें हैं वो आपके स्टूडियो तक है, अखबारों की सुर्खियों में है और हमारे विपक्ष के जो साथी हैं उनके ड्राइंग रूम तक है, इसी ड्राइंग रूम तक। आप देखिए ना, नाराजगी की आप बात कर रहे हैं। BL संतोष जी ने दौरा किया, माननीय BL संतोष जी लोगों से मिलते रहे। आप हेडलाइन क्या चलाते रहे, आप हेडलाइन क्या छापते रहे, लेकिन जैसे BL संतोष जी का हेडलाइन आई क्या कि जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो ऐसी हेडलाइंस अखबार बनाते अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी पार्टी के अंदर, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, देखिए कोई आपकी पार्टी में आ रहा है, आप उसको रोक तो नहीं सकते, आपका जवाब ये होगा क्योंकि आप जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपकी पार्टी में क्या कोई बड़े चेहरे जो हैं वो आपको नहीं दिखाई दे रहे थे, जिनको डेलीगेट किया जा सकता था बड़ी जिम्मेदारी? मिसाल के तौर पर AK शर्मा जी हैं, बड़े देर तक उनका इंतजार कराया जा रहा है, कैबिनेट में उनकी जगह नहीं हुई, ये सारी चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। निशांत जी, देखिए, किसका कहां पे करना है ये पार्टी जानती है। निशांत जी से एंकरिंग करानी है या उनको इनपुट पे रखना है, आउटपुट पे रखना है, या उनसे ग्राफिक्स का काम कराना है, ये आपके एडिटर जानते हैं। अरविंद शर्मा जी बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और देखिए, आप खुद इस बात को मान लें कि अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उत्तर प्रदेश ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये तो देश ने देखा। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि अब आपने जर्नलिज्म की बात की है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, एडिटर की सुनी जा रही है, मैनेजिंग एडिटर की सुनी जा रही है, योगी जी की सुनी जा रही है, मोदी जी की सुनी जा रही है? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यही फर्क है न्यूज चैनल में और भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक पार्टी में। हमारी पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, हमारी किसी एक परिवार खानदान की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ सबका चर्चा होती है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा वैचारिक संगठन है, तमाम सारे संगठन है, हम सबकी लेकर चलते हैं और यही डेमोक्रेसी की असली पहचान है। कोई एक खानदान हमारी पार्टी नहीं चलाता। रामकृपाल जी, इस पर आपकी कोई टिप्पणी? बहुत शार्प रिएक्शन सर। नहीं, देखिए, मैं यही कह रहा था कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी में पहली बात तो यह है कि आप देखिए 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव जो होगा वो लोकसभा के पहले का ये आप कह सकते हैं कि फाइनल होगा। तो आप ये सोचिए कि ऐसे अगर अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव, मैंने कल एक सवाल पूछा था मैं आपसे, रामकृपाल जी, मैं बहुत क्विकली आपसे सवाल पूछा हूं, क्या पार्टी पैनिक मोड में इसलिए है कि ओवरऑल एक कोरोना से झटका लगा है, कोई डिनाई नहीं कर सकता है, दूसरा आप बंगाल में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी चुनाव हार गए, तीसरा यूपी के पंचायत चुनावों ने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है? क्या ये 3 फैक्टर्स सेंट्रल लीडरशिप के दिमाग में चल रहे हैं अभी? निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि 2014 में जब मोदी जी बने थे, उसके बाद जो चुनाव हुए, दिल्ली में बीजेपी साफ हो गई थी, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस में बीजेपी साफ हो गई थी, एकदम समाजवादी पार्टी आ गई थी, तो सबने कहा था खारिज। और उसके बाद आप जानेंगे ना
फूलपुर गोरखपुर और एक क्या था वो बहुत दिन तक ये जुमला चलता रहा। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जब एक बंगाल में पराजय के बाद, मैं उसको पराजय नहीं मानता, 3 से 75 पर पहुंचना पराजय नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश में उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, पॉइंट मुझे पता है कि बंगाल वाज नॉट टेस्ट, बंगाल में तो आप बहुत आगे गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपके पास खोने के लिए, बंगाल में कुछ खोने के लिए नहीं बंगाल था। में बस तो आगे आप गए तो हैं, फिर- बंगाल में 200 का दावा, जीत का दावा कर रहे थे, आगे गए, वहां पर रुक गए, ये एक चिंता का विषय है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।